जी हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं आई फ्रेम से। ठीक है, आई फ्रेम मैंने बताया था कि किसी भी चीज़ को फ्रेम के अंदर लाने के लिए, और अगर आप गैलरी बनाना चाह रहे हैं, यूट्यूब के ऊपर आपके चैनल की बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं और हम उसकी गैलरी बनाना चाहते हैं, तो हम आई फ्रेम को यूज़ कर सकते हैं। आई फ्रेम में हम चाहें तो वीडियोस ले आएँ, तो चाहें तो प्ले लिस्ट ले आएंगे, तो हमारी चॉइस है। प्ले लिस्ट भी आ सकती है हमारी वीडियोज़ की और वीडियोस भी आ सकती हैं। ठीक है, एक दो एग्जांपल इसकी आई फ्रेम की करते हैं और उसके बाद CSS को थोड़ा सा शुरू करेंगे। ये एक आई फ्रेम की फाइल है, इसको पहले मैं ओपन कर लेता हूँ। हाँ जी, इंटरनेट नहीं चल रहा तो फ्रेम भी नज़र नहीं हमें आ रहा। ठीक है, सो मैं ज़रा नेट को ऑन कर लूँ। आप देख रहे हैं मैंने बहुत सारी विंडोज़ बनाई हुई हैं। मेरी लैपटॉप पे नहीं, देखिए मेरी लैपटॉप पे नहीं। हाँ जी, ठीक है, आई फ्रेम में हम देखें यूट्यूब चैनल की वीडियोस आई हुई हैं। मैंने एक ही वीडियो को कॉपी किया हुआ है सिर्फ आप लोगों को बताने के लिए, अदरवाइज हम हर आई फ्रेम के अंदर डिफरेंट वीडियो को लेकर आएंगे। सो इसका ज़रा कोड देख लेते हैं पहले, और ये लाने का तरीका भी देख लेते हैं यहाँ से। इस लाइन को हम जरा लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। ये जो ऊपर मैंने मेटा लिखा हुआ है इसलिए कि इसको हमने पढ़ा नहीं हुआ अभी तक। ठीक है, ये जब मेटा के टैग्स आपको पढ़ाऊंगा मैं, तो तब हम इसको डिस्कस करेंगे। इसको अगर मैं रिमूव भी कर दूं तो इस वीडियो के ऊपर कोई असर अंदाज नहीं होगा ये टैग। ठीक है, यहाँ से हम वीडियो प्ले करते हैं। ये हमारे पास एक वीडियो है, हम चाह रहे हैं कि इस वीडियो को आई फ्रेम के अंदर ऐड करें। ठीक है, सो इसका कोड मुझे यहीं से मिल जाएगा, मुझे सिर्फ आई फ्रेम का टैग यूज करना है और कोड मुझे यहीं से मिल जाएगा, सब कुछ यहाँ से मिल जाएगा, 100% यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, मैंने क्या करना है, शेयर पे जाना है और यहाँ पर हमारे पास एक टैग बना हुआ है इम्बेड का। मैंने कल ये बताया था कि इम्बेड का टैग यूज नहीं करना। ओके, कल मैंने एक लेक्चर में कहा था, शायद किसी के जहन में हो। सो इट इज़ नॉट अ इम्बेड टैग। ये हम कह रहे हैं कि हम वीडियो को इम्बेड करना चाह रहे हैं तो हमें कोड प्रोवाइड करो। ठीक है, हम इम्बेड का टैग यूज नहीं कर रहे हैं। सो आपने इस इम्बेड पे क्लिक करना है। जी, आपको कोड नजर आ गया राइट साइड पर, और इसमें हमारे पास ये ऑप्शन भी है कि हम वीडियो को कहाँ से स्टार्ट करना चाह रहे हैं। अगर इसका टाइम बताना हो तो यहाँ से हम बता सकते हैं कि वीडियो 10 मिनट की वीडियो है, तो आप कहते हो जी कि ये इम्बेड करके जहाँ लगा रहे हैं 1 मिनट के बाद शुरू हो, 10 सेकंड्स के बाद शुरू हो। तो यहाँ पर हम इसका टाइम भी बता सकते हैं अगर आप बताना चाह रहे हो। जी, यहाँ पर लिखा हुआ स्टार्ट, यहाँ से अगर हम चाहें तो इसको भी बता सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर कॉपी का बटन बना हुआ है, मैं इसे कॉपी करता हूँ यहाँ से और वापस आ जाते हैं जी अपने कोड में।
अगर मैं इसको एंड पे ले आऊं और पेस्ट कर दूं यहाँ पर, सब कुछ खुद ही आ गया, मतलब 100% पूरे का पूरा टैग ही खुद आ गया। हमें कुछ भी नहीं लिखना पड़ा, ना मार्कअप लगाना पड़ा, ना कुछ करना पड़ा, बल्कि हमने सारा कुछ वहीं से कर लिया है। यूट्यूब की वीडियो से ही सब कुछ करके इम्बेड किया उसको वहीं से, वो सारा कोड उसने कॉपी किया आई फ्रेम की सूरत में और यहाँ पर हमने उसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, इसको ज़रा बंद करें, सेव करें सॉरी, और वापस आ जाएं जहाँ ये प्ले हो रही थी वीडियो। जरा देखते हैं वो वीडियो यहाँ पे आ गई है। जी, इसकी डायमेंशन और उस वीडियो की डायमेंशन में क्यों डिफरेंस है, इस वजह से इसकी हमने साइजिंग उधर से कोड उठाया ना, अब इसको मैंने मॉडिफाई नहीं किया हुआ, उनको मैंने खुद से मैनुअली यहाँ पर आकर उनके साइजेस को चेंज किया हुआ। सो जिस साइज में भी हमने कहा वो वीडियो यहाँ पर हमारे पास नजर आनी शुरू हो गई है हमको। ठीक है, क्लियर हो गया, ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। यानी ये आई फ्रेम यूज़ करना तो बड़ा ही आसान है। मिसाल के तौर पर आप अपनी वेबसाइट पे कोई गैलरी बनाना चाह रहे हो अपनी ही वीडियो की, ठीक है, आपने अपने ही चैनल को बनाया हुआ है, उसी की एक गैलरी बनाना चाह रहे हैं, तो आपने वीडियो को प्ले करके वहीं से इम्बेड करके टैग यहाँ पे ले आएंगे तो पूरी वीडियो गैलरी बना लेंगे। 10 की बनानी है, 20 की बनानी है, 500 की बनानी है। होस्टिंग तो यूज़ नहीं हो रही, ये यूज़ हो रही है आपकी होस्टिंग तो हमारी यूज़ नहीं हो रही, हम तो यूट्यूब की होस्टिंग को यूज़ कर रहे हैं बेसिकली। ठीक है, चलिए जी आ जाए जरा एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। प्लेलिस्ट हमने कैसे बनानी है जरा उसको भी देख लें। ये मैंने चैनल ओपन कर रहा हूं, मैं बताने लगा हूं कि प्लेलिस्ट बनाने के लिए आपने कोड कहां से लेकर आना है। पहले तो हमने वीडियो में से कोड लिया था ना अपनी, अब प्लेलिस्ट बनाने के लिए कोड कहां से लेने लगे। एंकर्स कल हम पढ़ रहे थे, हाइपरलिंक्स पढ़ रहे थे। हाइपरलिंक्स में मैंने आपको एक बात बताई थी कि हम एक फाइल के अंदर ही अपने हाइपरलिंक्स बना सकते हैं, ऐसी है ना। किसी स्टूडेंट ने मुझसे पूछा भी था कि कैसे बनेंगे। इसके बाद वो वाला लेसन देखते हैं कि हमें इंटरनल फाइल के अंदर ही, यानी आपने अपना CV बनाया हुआ है, या हम यूँ कह लेते हैं कि हमने नोट्स बनाए हुए हैं HTML के। नोट जो है ना वो 500 सफ़ों के हैं। सो हमने सबसे ऊपर क्या किया, टेबल ऑफ कंटेंट बना लिया, चैप्टर्स लिख दिए कि भाई ये चैप्टर 1 है, ये चैप्टर 2 है। अब किसी बंदे ने अगर 10वें चैप्टर पर जाना है तो वो 10 पे क्लिक करे तो हम फाइल से मूव नहीं करेंगे, बल्कि उसी फाइल में रहेंगे, वो हमको कहाँ ले जाएगा, नीचे ले जाएगा। हम उसको रीड करेंगे, जब हम चाह रहे होंगे कि हमने रीड कर लिया, वहीं पर एक बैक का बटन बना होगा, फिर हम या मेन्यू का बटन बना होगा, जब हम उस पर क्लिक करेंगे तो वापस हम ऊपर टॉप पर आ जाएंगे। इसका मतलब क्या होगा, हम मूव कहाँ कर रहे हैं, एक ही फाइल के अंदर मूव कर रहे हैं। हम एक HTML फाइल से दूसरी HTML फाइल में नहीं, बल्कि एक HTML फाइल के अंदर ही बहुत सारे सेक्शन बना सकते हैं। ठीक है, इसके बाद वो काम करते हैं, पहले इसको मुकम्मल कर लें। हाँ जी, यहाँ से हम जाएंगे प्लेलिस्ट में। जिस प्लेलिस्ट को आप आई फ्रेम में लाना चाह रहे हैं वहाँ से बस उसका कोड हासिल कर लें, बिल्कुल उसी तरह जैसे आपने वीडियो का कोड लिया है, अपनी प्लेलिस्ट में से जाकर उसका कोड, पूरी प्लेलिस्ट का कोड ले लें। और इस तरह अगर आपको अपनी प्लेलिस्ट बनानी होगी तो आप अपनी प्लेलिस्ट भी बना सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। मैंने किसी की थी, मैं स्टार्स अकेडमी का चैनल तो नहीं खोला था, ठीक है ना, किसी की वीडियो की है ना हमने। प्लेलिस्ट मिसाल के तौर पर यहाँ पर जरा और कोई प्लेलिस्ट लिख लेते हैं, एक एक्सेल की बनी होगी वो देख लेते हैं। एक्सेल 2019, हाँ जी ये आ रही है ना, ये ज़्यादा वीडियोस वाली यही है, बल्कि ये है सबसे ज़्यादा वीडियोस वाली, ये है सबसे ज़्यादा वीडियोस वाली। ठीक है, तो इस पर क्लिक करते हैं। अभी मैंने लेक्चर्स अपलोड किए थे, किसी एक स्टूडेंट ने, मैंने देखा उसका व्यू एक आ रहा है, इसका मतलब किसी एक स्टूडेंट ने इसको व्यू किया है, मे भी मैंने किया और किसी ने नहीं देखा तो कल के लेक्चर्स थे, आपने देखे।
मतलब कल के जो लेक्चर थे वो 3 पार्ट्स में थे, वो अपलोड हुए हुए हैं। जी ये शेयर का बटन बना हुआ है। कहाँ पर आए हैं हम लोग? प्ले लिस्ट के अंदर आ गए हैं, ठीक है। वहां से हमने शेयर के बटन में जाना है और यहाँ से हमने वही काम दोबारा से कर लेना है, इम्पैक्ट वाला। आगे इसको यहाँ से कॉपी जी, साइज है यहाँ पर तो नहीं एडजस्ट करेंगे, साइज अपनी एडिटेबल मोड तो वही है, उधर ले जाकर जो मर्जी कर लें। जब हम एडिटेबल इन्वायरमेंट में चले जाएंगे तो वहाँ जाकर हम जो मर्जी आई फ्रेम के टैग में जो भी चेंजेस करना चाहते हैं वहाँ पे हम वो चेंजेस करेंगे। चलिए इधर आ जाते हैं। अब वो हम फाइल ही दूसरी खोल लेते हैं जो मैंने, ताकि मिक्स ना हो चीज़ें। ये वाली फाइल हमने बनाई थी प्ले लिस्ट के लिए, ठीक है। इसको भी नोटपैड में खोल लेते हैं। आई होप के पहली वाली प्लेलिस्ट कुछ और है, ठीक है। तो 2 अब हमारे पास हो जाएंगे। अब दोनों को चलाकर देख लेते हैं। कुछ नहीं किया मैंने। हाँ, अगर आपको इसके विड्थ और हाइट जो आपकी फ्रेम की विंडो है उसको मॉडिफाई करना होगा तो आपकी चॉइस, आप जो मर्जी कर लो। विड्थ और हाइट की प्रॉपर्टी अंदर हमें नजर आ रही होगी आपको। यहाँ पर हमने विड्थ हाइट की हुई है। अच्छा जी, अब जरा इसको रन भी कर लें, वो भी बता लें, देख लेते हैं। ये 2 प्लेलिस्ट हमने ऐड कर ली है इसमें। अब इस दफा हमने प्लेलिस्ट ऐड किया है, तो अगर हम किसी एक लिंक पे क्लिक करते हैं, अब ये प्लेलिस्ट हमारे पास चल पड़ी है, ठीक है। और अगर हम पर ले जाएं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस लेक्चर में हम अब ये हमारे सामने सारी इसकी प्लेलिस्ट आ गई है इस वीडियो में, ठीक हो गया, क्लियर हो गया जी। आई फ्रेम क्लियर हो गया। अगर आई फ्रेम में अगर आपको वेबसाइट बनाओ, उसमें अगर आपने कोई गैलरी लगानी हो और अपने ही चैनल को उसके साथ लिंक करना हो, तो इस तरीके से हम उसको लिंक कर सकेंगे। किस चीज़ में? जी जी, प्लेलिस्ट हमने अपने चैनल से उठाई है। प्लेलिस्ट हमने अपने चैनल से उठाई है जाकर। जी बिल्कुल, हाँ जी, अपने नहीं, आपको प्लेलिस्ट मॉडिफाई करनी पड़ेगी ना फिर। आपको अगर चाहिए कि यहाँ पर कोई और प्लेलिस्ट बनानी है तो एक नई प्लेलिस्ट बना लें, उसमें से वीडियोस रिमूव कर लें आप, ठीक है। चलें जी, अब आगे चलते हैं। इसे बेशक बंद कर लो और अब आ जाएं एंकर इंटरनल लिंकिंग। हाँ, इंटरनल लिंकिंग अब हम देखने लगे, ठीक है। हमने हाइपर लिंक्स बनाए थे, एक्सटर्नल लिंक्स हमने बनाए थे जो एक फाइल से दूसरी फाइल में जाते थे, या एक यूआरएल से दूसरे यूआरएल में जाते थे। वो यूआरएल हमारी अपनी वेबसाइट का दूसरा यूआरएल भी हो सकता है और वो किसी दूसरी वेबसाइट का यूआरएल भी हो सकता है। यूआरएल किसे बोलते हैं? लिंक को बोलते हैं। चलिए, इस फाइल को पहले हम प्ले कर लेते हैं, एंकर को। पहले इसको देखते हैं कि इसकी आउटपुट क्या आ रही है, फिर ये देखते हैं कि ये बनेगा कैसे। इस फाइल के अंदर ना काफी नोट्स पड़े हुए हैं सीएसएस के, जिसको सीएसएस पूरा सीखना हो ना डिटेल के साथ, तो इस फाइल को ही वो पढ़ ले। इसके अंदर नोट्स ही हैं सारे सीएसएस के, बेसिक से शुरू होकर एंड तक। हमने जब टच लेना है सीएसएस का, कि हमें कोड में से सीएसएस को रिकग्नाइज करना आ जाए, ठीक है। क्योंकि जो एसईओ ऑप्टिमाइजर होता है, हम अपने डेवलपर को सबसे पहले ये कहते हैं कि भाई इस कोड को, चाहे वो सीएसएस का कोड हो चाहे वो जावास्क्रिप्ट का कोड हो, इसको अपनी एचटीएमएल फाइल में से निकालो। इसलिए कि क्राउल जो नहीं है, उसको क्राउलर को सीएसएस की जरूरत नहीं है, क्राउलर को जावास्क्रिप्ट की भी जरूरत नहीं है। लेकिन क्राउलर जब उस साइट पर आएगा और नंबर ऑफ पेजेस का उसे स्क्रिप्ट नजर आ रहा होगा, तो वो जो उसका एस्टिमेटेड एक टाइम उसने फिक्स किया हुआ था उस वेबसाइट पे आने के लिए, हो सकता है वो स्क्रिप्ट को रीड करते करते उसका टाइम गुजर जाए।
तो फिर क्राउजर वहां से मूव करके दूसरी जगह चला जाएगा, फिर अगले विजिट में बाकी का हिस्सा उसका देख पाएगा। सो जो प्रोफेशनल अप्रोच होती है वो ये होती है कि हमारे जो कोड हैं वो अलग फाइल में, ठीक है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। ये भी आपको जब मैं बताया कि एसईओ ऑप्टिमाइजर का काम क्या है, उसको सीएसएस को क्यों रिकॉग्नाइज करना है, उसको बताना है कि भाई इसको यहाँ से उठाएं और इसको अलग फाइल में रख दें। जो आपने 10 सफ़ों का कोड लिखा हुआ है, 5 सफ़ों का कोड लिखा हुआ है, इस कोड को आपने HTML की फाइल में नहीं लगाना। अब हमने किया क्या हुआ है, देखिए ये मैंने क्या लिखा हुआ है, CSS पार्ट 2, यानी कि इसका जो अगला हिस्सा है वो कहीं नीचे आ रहा है, इसका जो दूसरा पार्ट है वो मैंने कहीं नीचे लिखा हुआ है। सो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, देखिएगा स्क्रीन पे क्या होता है, स्क्रॉल बार काम करेगी, नीचे आ गए, फाइल नहीं हमारी चेंज हुई, हम उसी फाइल के अंदर हैं लेकिन हम मूव कर रहे हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हम टेबल ऑफ कंटेंट बनाते हैं, जैसे आपकी बुक्स होती हैं, उनका पहला सफा जो होता है वो टेबल ऑफ कंटेंट्स का होता है, उसमें लिखा होता है कि नाम, पहला चैप्टर कहाँ से शुरू हो रहा है, दूसरा कहाँ से शुरू हो रहा है। अब हम एक से ज़्यादा फाइलों में मूव नहीं कर रहे, बल्कि एक ही फाइल है, उसी के अंदर हमने ऊपर नीचे मूव करने के लिए ये काम किया, ठीक है। यानी आप बनाना चाह रहे हो, आप नंबर ऑफ फाइल नहीं बनाना चाहते, आपने तो एक ही HTML फाइल हो, उसमें आपका सारा कंटेंट उसी फाइल के अंदर आ जाए, जिसने भी मूव करना हो बटन्स के थ्रू वो मूव कर रहा हो, तो हाइपरलिंक्स बन जाएंगे बहुत सारे इसमें। अच्छा, अब हम आ गए नीचे और ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, टॉप ऑफ पेज, ठीक है, इस पर क्लिक करिए, वापस वहीं पे आ गए, यानी हम एक ही फाइल में मूव किया है। अभी मैंने सिर्फ इसमें 2 लिंक्स बनाए हैं, आप जितने लिंक्स बनाना चाहें इस तरीके से बना सकते हैं। अब ये लिंक्स कैसे बनने हुए हैं ये समझना है। ये जो हमने इंटरनल लिंकिंग की है, ये जो इंटरनल लिंकिंग है ये कैसे होती है, इसकी लॉजिक समझ लेते हैं, बड़ी सिंपल सी लॉजिक है जी। नहीं पढ़ा रहा मैं CSS अभी, आपको ये तो नहीं लग रहा कि मैंने CSS पढ़ानी शुरू कर दिया? नहीं, मैंने आपसे कहा कि ये एक फाइल है जिसके अंदर CSS के नोट्स पड़े हुए हैं, ठीक है। मैंने जो पढ़ाना है वो तो पढ़ाना ही पढ़ाना है, मुख्तसर सा पढ़ाऊंगा, लेकिन जिसको डिटेल से पढ़ना है CSS, इस वाली फाइल को पढ़ ले सारा। ये देखिए ना पार्ट 1 और पार्ट 2, इसमें मोस्टली CSS ही कवर हुआ है, ठीक है। लेकिन अभी तक मेरा लेक्चर CSS का नहीं आया, अभी हम कौन सा लेक्चर पढ़ रहे हैं, HTML की इंटरनल लिंकिंग वाले चैप्टर में हमने जो रखा हुआ है, डाटा रखा हुआ है, वो बेसिकली CSS का रखा हुआ है, ठीक है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं वापस, और इस कोड को जरा देख लेते हैं। अब आप लोगों ने समझना है कि ये इंटरनल लिंकिंग हुई कैसे हुई है। इससे पहले हमने Ahref पढ़ा था, उसके कुछ एट्रीब्यूट्स पढ़े थे। अब हम एक और एट्रीब्यूट इसमें आज पढ़ने जा रहे हैं, और वो एट्रीब्यूट है नेम का। अगर मैं ये कह रहा हूं कि मेरी HTML फाइल है, उसके अंदर 10 हाइपरलिंक्स हैं, तो मैं 1 से 2 पर जाना चाहता हूँ, 2 से 3 पर, 3 से 4 पर, 5 से 7 पर, 7 से 8 पर, 9 से 10 पर, ऐसे ही है ना, मूव कर रहा हूँ ना। तो मूव करने के लिए मुझे क्या जरूरत है, किस चीज़ की जरूरत है, उनकी आइडेंटिफिकेशन की जरूरत है, उनकी आइडेंटिटी की जरूरत है। तो यहाँ पर हम इस सूरत में हम क्या करेंगे, अपने एंकर को, अपने हाइपरलिंक को नाम असाइन करेंगे। जब आपने अपने हाइपरलिंक को कॉल करना है, जैसे मैंने आपको कॉल करना है, तो मुझे आपके नामों की जरूरत है, नाम के साथ मैं कॉल करूंगा ना। अभी तक हम लोग जब कॉल कर रहे थे तो हम इंटरनल कॉलिंग नहीं कर रहे थे, हम एक्सटर्नल कॉलिंग कर रहे थे, और एक्सटर्नल कॉलिंग में नाम क्या थे, URL। एक्सटर्नल कॉलिंग में जो नाम थे वो क्या थे, URL थे। अब URL तो एक पूरा एड्रेस हो गया ना, दूसरा मैं कह रहा हूँ URL तो एक ही है, हमारी इस फाइल का URL एक है, लेकिन इसके अंदर 10 लिंक्स पड़े हुए हैं। उन 10 लिंक्स के अंदर हमें मूव करना है, तो उन 10 के नाम रखने पड़ेंगे। अभी हमने समझने के लिए कितने लिंक्स बनाए हैं, 2। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम ऊपर से नीचे जाना चाहते हैं तो नीचे वाले का कोई नाम होगा, जब हम नीचे से ऊपर आना चाहते हैं तो उसका भी कोई नाम होगा। क्लियर होगी बात? यानी ये पता लगा हमें कि इस काम के लिए, इंटरनल लिंकिंग के लिए, हमें अपने हर हाइपरलिंक का नाम रखना पड़ेगा, ऐसे ही है ना, तभी 1 से 2 पर जाएंगे और 2 से 1 पर वापस आएंगे। सो इसके लिए हम एट्रीब्यूट यूज करेंगे नेम का। इसके लिए हमें अपने हर हाइपरलिंक को एक नाम देना पड़ेगा। जो हमारा सेकंड पार्ट है मैं उसका एक नाम रखूंगा, और जो मेरा पहला पार्ट है मैं उसका भी एक नाम रखूंगा।
ताकि जब मैं सेकंड पार्ट पर हूँ और मैं ऊपर आना चाहता हूँ तो मुझे पहले नाम की मदद से उसे एड्रेस करूँगा, और जब मैं पहले पार्ट पर होऊंगा और मैं नीचे आना चाहता हूँ तो मैं उसको सेकंड वाले नाम से एड्रेस करूँगा। सबसे पहले ऊपर देखते हैं, स्टार्ट जहाँ से लिया मैंने जी। नाम मैंने क्या रखा है? टॉप। अच्छा, नाम कहाँ होगा? नेम के एट्रीब्यूट में होगा ना। नाम href के एट्रीब्यूट में तो नहीं हो सकता, क्या ख्याल है? href तो लिंक है ना, नाम कहाँ पर होगा? नेम के एट्रीब्यूट में होगा। नहीं, यहाँ पर एंकर का टैग है मगर एट्रीब्यूट्स तो दो हैं, एक एट्रीब्यूट ये है और एक एट्रीब्यूट नेम का है। पहला देखें, href कब होगा? इंटरनल लिंकिंग कब होगी? जब हमें किसी के नाम का पता होगा। जब हमें नाम का ही नहीं पता, आप इंटरनल लिंक कैसे कर सकते हो? सो हमें पहले क्या करना है? उसका नाम रखना है। सो मैंने क्या किया? नेम इक्वल्स टू टॉप। ये किसका नाम है बोला? पहले का कि दूसरे का है? ये हमने पहले का नाम रखा है। नेम इक्वल्स टू टॉप, ये इस हाइपरलिंक का नाम है जिसमें हम मौजूद हैं। यानी नाम रखने के लिए आप उस हाइपरलिंक में मौजूद होगे जिसका आप नाम रखना चाहते हैं। CSS पार्ट में जिसका क्लिक करते हैं नहीं, वो नाम नहीं है, वो भी नाम है, इसका नाम नहीं है। आगे चलते हैं तो आपको कुछ समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन करते रहेंगे तो 10-15 मिनट इसमें कंफ्यूज रहेंगे। जैसे मैं आगे अगली बात 1 मिनट में कंप्लीट करूंगा तो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है जी। यानी मैं इस वक्त जो बात बता रहा हूँ वो सिर्फ ये है कि आपने जब एंकर बनाना है, हाइपरलिंक बनाना है तो उसका नाम रखना है। तो हम हाइपरलिंक बना रहे हैं, उसका नाम रख दिया। इसी तरह अगर हम नीचे चले जाएं, अभी मैं कॉलिंग की बात भी नहीं कर रहा, हम नीचे आए जी, एक और हाइपरलिंक नजर आ गया आपको? एक और हाइपरलिंक नजर आया आपको? ये भी नहीं, बल्कि वापस आए। ये वाला नहीं, इधर भी हमने नाम रखा हुआ है। इसका क्या नाम है? पार्ट 2। यानी ये नीचे वाला हाइपरलिंक है, वो ऊपर वाला हाइपरलिंक है। इस पर आना होगा तो ऊपर मुझे इस नाम को कॉल करना है, ठीक है? और ऊपर क्या नाम रखा था आपने? टॉप। इसका मतलब है जब हमने इधर से ऊपर जाना होगा तो हमने किसको कॉल करना है? टॉप को कॉल करना है। जब हम ऊपर होंगे तो हमें किस नाम को कॉल करना है नीचे आने के लिए? CSS पार्ट 2 को। अभी भी मैं लिंक की बात नहीं कर रहा, सिर्फ नाम की बात बता रहा हूँ इस वक्त। यानी इसका मतलब क्या होगा कि ये 2 लिंक्स हैं। अगर हम ये कहेंगे 4 लिंक्स होते तो मेरे 4 हाइपरलिंक के टैग लगे होते, हर हाइपरलिंक का एक अलग नाम होता। ऐसी है ना, हर हाइपरलिंक का एक अलग नाम होता। जैसे अभी हमने सिर्फ 2 नाम रखे हैं क्योंकि हम 2 लिंक्स में मैनिपुलेट कर रहे हैं। अगर मुझे 4 लिंक्स में मैनिपुलेट करना होता तो हर हाइपरलिंक को मैंने जाकर एक अलग नाम देना था। चलें जी, नाम की स्टोरी तो समझ में आ गई है कि एक नाम होना चाहिए। हमें पता लग गया कि भाई हमने एक से दूसरे पर और दूसरे से पहले पर आना है, पहले से दूसरे पर आना है, दूसरे से पहले पर जाना है। कब जा सकेंगे? जब उसका नाम मौजूद होगा। अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि हम पहले से दूसरे को कॉल कैसे करेंगे और दूसरे से पहले लिंक को कॉल कैसे करेंगे? यही है ना दूसरी बात। पहले तो हमने कहा नाम रख लो, नाम रख लिया, फिर हम हाइपरलिंक को कैसे कॉल करते थे? लिखते थे ना http www.geo.tv, ऐसे ही कॉल कर रहे थे। अब हम एक्सटर्नल कॉलिंग नहीं कर रहे, इंटरनल कॉलिंग कर रहे हैं। अब हम ये कह रहे हैं कि हमने कॉल कैसे करना है। फिर नाम तो रख लिया, कॉल कैसे करना है? कॉल करना बहुत आसान है, वही वाला एट्रीब्यूट यूज करेंगे। कौन से वाला? href। इंटरनल लिंकिंग के लिए भी वही वाला एट्रीब्यूट यूज करेंगे, href। लेकिन फर्क सिर्फ कितना है? ये फर्क है सिर्फ। देखें जरा, एड्रेस कॉल कर, पहले क्या लिखते थे? www.geo.tv, https ऐसे ही लिखते थे ना। इंटरनल लिंकिंग के लिए आपने ये नहीं लिखना, बल्कि आपने हैश लगाना है। जब आपने इंटरनल लिंकिंग कर रहे होगे तो हम URL नहीं बता रहे, बल्कि उसी फाइल में घूम रहे हैं, वहीं पे रहने हमने। उसे कहना है फाइल से बाहर ना निकलो, हम उसे फाइल से बाहर नहीं निकाल रहे, इंटरनल लिंकिंग कर रहे हैं। तो इंटरनल लिंकिंग के लिए href में कॉल करने का मेथड क्या है? कैसे कॉल करेंगे? हैश और नेम। कैसे कॉल करेंगे? हैश और नेम, इंटरनल नेम।
इसका मतलब क्या हुआ कि दो हिस्सों में डिवाइड हो गया। पहले आपने एंकर का नाम रख लिया और उसके बाद आपने उसको कॉल करना, ऐसे ही है ना। एक नाम होगा, नाम होना जरूरी है, नाम होगा तो कॉल होगा। अगर आप उसे कॉल कर रहे हो और नाम एग्जिस्ट ही ना करता हो तो कैसे कॉल हो सकता हो? इसका मतलब हुआ कि अगर मेरे पास दो हाइपरलिंक्स हैं जिनकी मदद से मैं इंटरनल लिंकिंग कर रहा हूँ, उन दोनों का अलग अलग कोई नाम होगा। वहां पर नेम लिखा हुआ है टॉप, तो यहाँ पर नेम लिखा हुआ है CSS पार्ट 2, लेकिन हम यहाँ से लिंक पे जा नहीं रहे, जंप यहाँ से नहीं कर रहे हैं। जंप हम किससे कर रहे हैं? जंप के लिए हमने एक और आगे एंकर टेक्स्ट बनाया हुआ है। वो कौन सा टेक्स्ट बनाया हुआ है? जी, जंप करने के लिए हमने ये वाला टेक्स्ट बनाया हुआ है, ऐसे ही है ना। सो हम इस पे क्लिक कर रहे हैं तो हम पहले पर जा रहे हैं। हाँ जी, अभी किसी को कंफ्यूजन है तो मुझे बता दें। क्लियर हो गया? इसका मतलब क्या हुआ कि मैं ये आपसे कहता हूँ कि भाई 5 जो हमने लेक्चर्स पढ़े हैं, ठीक है ना, उनके लिंक्स बना लें, इंटरनल लिंकिंग कर लें, आप हो जाएगी ना। इसका मतलब क्या हुआ कि 5 नाम रखने पड़ेंगे आपको और 5 को आपको कॉल करना पड़ेगा। नाम रखने के लिए कौन सा एट्रीब्यूट यूज होगा? नेम का, नेम का होगा ना। और कॉल करने के लिए कौन सा एट्रीब्यूट यूज होगा? href का यूज होगा। href के अंदर कॉल करने के लिए हम कौन सा स्पेशल कैरेक्टर यूज कर रहे हैं? हैश, हैश कैरेक्टर, टैग नहीं, टैग तो यूट्यूब में मिलेगा ना, ठीक है। हैश, हैश का सिंबल यूज कर रहे हैं। नाम को कॉल करने के लिए हम साथ में हैश लगाएंगे। वेबसाइट पर जाने के लिए हम लगाते होते थे HTTPS। नाम को इंटरनल लिंक बनाने के लिए हम क्या लिखेंगे? हैश और जो भी नाम हमने डिफाइन किया होगा। हाँ जी, समझ आ गई इंटरनल लिंकिंग? इसका मतलब क्या हुआ कि आप एक सफे वाली वेबसाइट भी बना सकते हो। मैंने कहा एक ही सफे वाली वेबसाइट हो, सब कुछ उसी पर बनाओ। बंदा पढ़ता जा रहा है, ब्राउज करता जा रहा है, आपकी वेबसाइट को लिंक्स उसे नजर आते जा रहे हैं, ठीक है। पहले पेज पर ही कॉन्टैक्ट अस का भी बना हुआ आ जाएगा, किसी ने देखना हो स्क्रॉलिंग करते हुए सीधा उधर चला जाएगा। लेकिन आपने ये दो लिंक्स के बारे में बताया, अगर इस पेज के फर्स्ट पेज के एंड पे लगाना हो तो उसका हमें साइज किस तरह है? फर्स्ट पेज के एंड में सेकंड लगाना है, सेकंड पेज पे थर्ड लगाना है। ये ले इसकी, अब वापस आ जाए उसमें, कोड में आए वापस। हाँ जी, आपको ब्रेक के टैग नजर आ रहे हैं? ठीक क्वेश्चन है। मैं क्या ब्रेक के टैग नजर आ रहे हैं? क्योंकि अगर हम सब चीजों को साइड बाय साइड ही रख देंगे, मतलब पहला सफा जो है, आधे सफे के ऊपर एक हिस्सा आ रहा है, उधर से दूसरा शुरू हो जाएगा, ठीक है। सो वो बने तो होंगे लेकिन आपको मूवमेंट नजर नहीं आएगी, आपको नहीं लगेगा कि आप मूव करके एक जगह से दूसरी जगह आ रहे हैं। सो अगर ये काम करना हो तो आप स्पेसिंग करने के लिए ब्रेक का टैग इस्तेमाल कर सकते हैं कि जब आप एक जगह पर होंगे, एक सफा हो गया, आप तकरीबन 2, 3, 4, 5 लाइनों का गैप लेना चाह रहे हैं तो क्या करें? बीच में BR का टैग यूज कर लें। BR का मतलब होता है लाइन ब्रेक देना। एक लाइन ब्रेक देखता है, सिंगुलर टैग होता है, क्लोजिंग की जरूरत नहीं होती है, सिर्फ एक BR लगाएं, एक लाइन मिलेगी। 10 BR लगाएंगे तो 10 लाइनों की स्पेस हमको। सेंटर में भी आ रहा है जी, सेंटर में क्या आ रहा है? वो वैसे ही आ रहा होगा। क्लियर हो गया? खत्म हो गया? चलो गलती से आगे हो गया, छोड़ दो, ठीक है। इसे ढूंढने की क्या जरूरत है? टाइम वेस्ट होगा ना। BR का सेंटर के लिए BR जितने लगाने हैं, ठीक है। लाजमी लगेगा। हाँ जी, टैग ही यूज किया है ना, यही टैग ही है ना पूरे का पूरा, कॉपी किया हुआ है सिर्फ। मैंने कहा सिर्फ टैग को एक दफा लिख के उसके बाद कॉपी किया हुआ है नंबर ऑफ लाइंस में, ठीक है। हाँ जी, हो गया, क्लियर हो गया। इंटरनल लिंकिंग भी सब लोग कर लेंगे, ठीक है। वापिस आ जाएं। ये आपने लास्ट पे जाने की कितनी ब्रेक की है इसको? ये अब खुद देखना यार, थोड़ा सा आइडिया नहीं आइडिया लो ना, खुद लो ना आइडिया। मुझे यूनिक की गाइड ना बनाए, ठीक है। यूनिक के नोट्स होते हैं ना, मुझे यूनिक के नोट्स ना समझे यार, मुझसे सीखना है, खुद करना है आपने, ठीक है।
खुद करें ना, जो चीज़ आपको लगता है करो यार, तजर्बा करो, कभी भी कंप्यूटर में से धुआं नहीं निकलेगा, आग नहीं लग जाएगी कुछ करने से, ठीक है। अलबत्ता आपको बहुत फ़ायदा होगा, आपको एक्सपीरियंस में बहुत फ़ायदा होगा, लेकिन आग वगैरह नहीं निकलेगी। कोई ऐसा चीज़ करने को नहीं कहूँगा जिससे आपका लैपटॉप ख़राब होने के चांसेस, ठीक है, कोई वायरस नहीं होगा उसमें, तो आप खुद करेंगे। मैंने भी खुद ही किया हुआ है, जब तक मैं पढ़ता रहा हूँ मुझे कुछ नहीं था आता। ये आपको बता दूँ, जब मैंने खुद हिट एंड क्लिक शुरू की तो मुझे सब कुछ आना शुरू हो गया। सो हिट एंड क्लिक्स पर जाएँ, बहुत कुछ सीखेंगे। लेकिन आगे आ जाते हैं हम जरा। CSS पे आ गए हैं, ठीक है। अब CSS का इंट्रोडक्शन मैंने देना है आज, और उसके बाद मैंने आप लोगों को लैब में भेज देना है कि आपने आज जो पढ़ा उसकी प्रैक्टिस करनी है सारे, ठीक है। CSS के काफ़ी सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी कि आप CSS को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब CSS के नोट्स देखने होंगे, तो ये वाली जो आखिरी फाइल हमने पढ़ी है इंटरनल लिंकिंग वाली, जिसने सारे ही पढ़नी होंगे, एक ही दिन में वो हाफिज बन जाए, ठीक है, तो वो नोट्स को पढ़ सकता है। जिसको बहुत जल्दी हो, ऊपर वाला ना पढ़ना, आखिर वाला पहले पढ़ लेना, ठीक है, तो खत्म हो जाएगा, ठीक है। जो जल्दी में हो, जिसको जल्दी ना हो, आराम आराम से चीज़ों को समझे, पहले उतना करे जितना मैंने बता दिया, उसके बाद आगे से भी देखें, ठीक है। क्योंकि हम लोग ने HTML इज नॉट आवर कोर्स, लेकिन मैंने आपको काफ़ी सारा इस तरह का काम करा दिया कि आप लोग खुद से वेब पेज अगर बनाना चाहें तो अपनी वेबसाइट की HTML की कोडिंग से भी बना सकते हैं। लेकिन जी पहला CSS को प्ले करते हैं, क्या होता है देखते हैं। देखें क्या हुआ है। कुछ चीजें हम डिफरेंट हमें नजर आ रही हैं। हाँ, सबसे ऊपर लगा हुआ है हेडिंग स्टाइल, ठीक है। सो हेडिंग स्टाइल का कलर चेंज किया हुआ है, नीचे भी हेडिंग स्टाइल लगा हुआ है कोई और। जरा इसका मैं जूम पहले छोटा सा बड़ा करता हूं, उसके बाद मैं आपको इसके कोड में भी लेके जाता हूं। ये फर्स्ट हमारी प्रैक्टिस है CSS की। हमने क्या किया, अभी एग्जांपल के तौर पर हमने क्या किया है कि अपने H1 के ऊपर CSS के थ्रू फॉर्मेटिंग किया है। CSS स्टैंड फॉर कैस्केड स्टाइल शीट्स, यानी HTML के अंदर हमारे पास जो स्टाइल्स हैं वो स्पेसिफिक टैग्स की मदद से, ऐसी है ना। अब हम स्टाइल्स को डिफाइन करेंगे, और स्टाइल को डिफाइन करने के बाद हम ये कहेंगे कि भाई ये वाला स्टाइल जो है इसको अटैच कर दो फलां टैग के साथ। समझ आ गई बात। यानी हम अपने स्टाइल्स डिफाइन करेंगे। अगर किसी ने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अच्छे तरीके से सीखा हो तो उसमें आप फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं और उसमें स्टाइल्स भी बना सकते हैं। और नंबर ऑफ स्टाइल्स जब बना लेते हैं तो उसका फायदा ये होता है कि आपको जब लेटर ऑन उन्हें इस्तेमाल करना हो तो आपका टाइम सेविंग बात पे चले जाते हो। यानी आपको बार बार वो स्टाइल डिफाइन नहीं करना पड़ता। मतलब आपका एक स्टाइल है जो कि कॉम्बिनेशन ऑफ स्टाइल्स है, तो उसमें तो मेहनत करनी पड़ेगी ना आपको बार बार एक स्टाइल लगाने के लिए। सेम यही कॉन्सेप्ट इसका भी है कि हम अपना स्टाइल डिफाइन कर लेते हैं वेबसाइट के लिए कि भाई ये ब्लॉक है इसका ये स्टाइल होगा, ये ब्लॉक है इसका ये स्टाइल होगा। अच्छा, सबसे पहले तो इसको लिखने का क्या तरीका होता है? इसको लिखने का तरीका ये है कि आपने एक्स्ट्रा एक टैग यूज करना है। अब ये बात क्या हुई है, मैंने पहले लेसन में बताया था कि डिक्लेरेशंस कौन से सेक्शन में होती है? हेड सेक्शन में होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने स्टाइल जब बनाना है तो हमेशा हेड सेक्शन में अपना स्टाइल बनाना है। यानी हमने अपना स्टाइल जब बनाना होगा तो कहाँ बनाएंगे? अब ये बात याद रखनी है, अगर किसी ने बॉडी में टैग लगा स्टाइल लगाया हुआ तो हो सकता है कि उसके कंप्यूटर में से धुआं निकलना शुरू हो जाए। ठीक है, यानी आपने स्टाइल जब बनाना है तो कहाँ लिखना है? हेड सेक्शन में लिखना है। ठीक है, मतलब इस तरह के काम करने से पहले डरा करें कि जिस चीज़ को हमने जिस पर्पस के लिए बनाया उसको वहीं पे लिखे। धुआं नहीं निकलेगा, धुआं इन टर्म्स ऑफ एरर निकलेगा। ठीक है ना, तो मतलब आपका काम नहीं होगा, एरर आ जाएगा, तो धुआं ही होगा ना आपके लिए। तो सो इसका मतलब क्या होगा कि हमने जब स्टाइल डिफाइन करना है तो हमने स्टाइल कहाँ पे डिफाइन करना है? हेड सेक्शन में हमने अपने स्टाइल को डिफाइन करना है। ओके,
अब ज़रा इस फाइल को देखें ज़रा और फिर मैं डेफिनेशन की तरफ वापस आऊँगा। थोड़ा सा मैं इसका जूम और बड़ा करने लगा हूँ। हाँ जी, ये एक दो लाइनें लिखी हुई है, ज़रा इनको हम पढ़ के थोड़ा सा समझ लेते हैं। 2-3 लाइनें जो लिखी हैं, ठीक है। A CSS syntax rule consists of selector, property and its value। ये जो फर्स्ट सेंटेंस है ये समझने वाला सेंटेंस है आपके लिए कि CSS जो है, CSS का रूल किस चीज़ पर मुश्तमिल होगा? सिलेक्टर पर, प्रॉपर्टी पर और वैल्यू पर। चलिए, सिलेक्टर नीचे आ जाना आपने, यहाँ पर जहाँ मैंने अपनी फिंगर लगाई हुई है सिलेक्टर नजर आ रहा है आपको लिखा हुआ। सिलेक्टर के नीचे क्या है? H1। क्या मतलब हुआ कि सिलेक्टर जो है वो क्या है? हमारे HTML के टैग्स हैं। सिलेक्टर्स हमारे क्या हैं? HTML के टैग्स हैं, ठीक है। ये क्लियर हो गया। उसके बाद प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टी क्या चीज है? प्रॉपर्टी ये है कि भाई उस टैग के एट्रीब्यूट्स क्या होंगे, जिसको हम आज तक एट्रीब्यूट्स कहते आए थे, ठीक है। अब हम स्टाइल में उसको क्या बोल रहे हैं? सिलेक्टर की प्रॉपर्टी है ये, यानी उसका कलर चेंज करना है, उसकी अलाइनमेंट चेंज करनी है, उसके नीचे अंडरलाइन करना है, उसको ब्लिंक करना है, क्या हम प्रॉपर्टी यूज करना चाह रहे हैं, ओके। और उसके बाद कॉलन वैल्यू। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं उसका कलर चेंज करना है तो साइज हो गया, साइज हो गया प्रॉपर्टी, तो उसकी वैल्यू क्या होगी? 15, 20, 30, 10, यही होंगी ना वैल्यूज फॉन्ट साइज की। ये मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया। यानी CSS का रूल क्या डिफाइन करता है कि भाई ये एक सिलेक्टर है, ये हमारे पास H1 का टैग है, या ये हमारे पास P का टैग है, या ये हमारे पास IMG का टैग है, या ये हमारे पास एंकर का टैग है। यही हो गया ना सिलेक्टर। उसके बाद आगे से इसकी कौन सी प्रॉपर्टी को आप चेंज करना चाह रहे हो? अभी आपको मैं एक लिस्ट दूंगा जिसमें सिर्फ प्रॉपर्टीज की लिस्ट ही आ रही होगी, बल्कि ये देखिए इस फाइल के अंदर है CSS प्रॉपर्टीज। आपने इस लिंक पे क्लिक करना है, ठीक है। सो जिसको एक ही दिन में सारा CSS सीखना हो उसको बहुत सारी चीज़ें इसमें नजर आएंगी, ठीक है। इसको सीखने का तरीका ये है कि पहले एक को पिकअप करें, ठीक है, उसको गूगल में जाकर लिखें, उसकी आपको एग्जाम्पल भी नजर आएगी, सब कुछ नजर आएगा, उसकी आउटपुट देखें, आपको समझ में आ जाएगा ये क्या चीज़ है। इस तरह 1 by 1 सारों को जो आपको सबसे पहले इंटरेस्ट शो कर रहे हो कि यार ये बड़ा, ये देखते हो ये क्या काम करता है, कोई मसला नहीं है। उसी प्रॉपर्टी को आप गूगल में जाकर टाइप करना, आपके नीचे उसकी एग्जाम्पल आ जाएगी। उस एग्जाम्पल को आपने कोड करके उसके आउटपुट करके देखना है, आपको पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया CSS प्रॉपर्टीज कहाँ से मिलेंगी। मैंने आपको बता दिया CSS प्रॉपर्टी अगर हम एग्जाम्पल कहें तो उसका कलर उसकी प्रॉपर्टी है, उसका साइज उसकी प्रॉपर्टी है, उसकी अपीयरेंस उसकी प्रॉपर्टी है, उसकी डेकोरेशन उसकी प्रॉपर्टी है, यानी ये सारी की सारी उसकी प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। ठीक हो गया, समझ आ गई है। अब चलें जरा उधर वापस कि किया क्या हुआ हमने। अब ये समझ लेते हैं किया क्या और कैसे किया। जी, सबसे पहले हमने स्टाइल बनाया है। अभी तक के लेक्चर में हम सिर्फ एक स्टाइल बना रहे हैं। क्या स्टाइल बना जी हम लोगों ने? हमने कहा है कि हमारा जो हेडिंग 1 का स्टाइल है इटसेल्फ, यानी हमारा हेडिंग 1 का जो टैग है उसके लिए हम स्टाइल डिफाइन कर रहे हैं। पहले हम क्या करते थे? H1 के टैग को इस्तेमाल करते थे, वो अपनी स्टैंडर्ड फॉर्मेटिंग के साथ आपको नजर आ जाता था। अब हम क्या कर रहे हैं? H1 के टैग की कस्टमाइज फॉर्मेटिंग कर रहे हैं खुद से यूजिंग CSS। इसी तरह हम P की भी कस्टमाइज फॉर्मेटिंग कर सकते हैं यूजिंग CSS। हम अपने एंकर की भी करेंगे, अगली एग्जांपल में वो चीजें भी आएंगी हमारे पास, ठीक है। अच्छा, इसको करने का तरीका क्या है जी? स्टाइल और इस लाइन को समझ लें। इस लाइन को समझ लेते हैं। स्टाइल और एंड स्टाइल सबसे पहले, बीच वाला नहीं अभी बता रहा मैं, सबको पता लगे ना मैंने क्या बताया? स्टाइल और एंड स्टाइल, स्टाइल और एंड स्टाइल किस पोर्शन में? हेड पोर्शन। बस ये बात आपने याद रखनी है। आपने जब भी डेफिनेशन करनी है, डिक्लेरेशन या डेफिनेशन, एक ही बात कर रहा हूं मैं, डेफिनेशन ऑफ स्टाइल या डिक्लेरेशन ऑफ स्टाइल, ये कहां पे होगा? हेड सेक्शन में होगा। उसके बाद हमने क्या यूज किया? H1। क्यों यूज किया? इसलिए कि हम कहते हैं कि भाई जो H1 का टैग होगा उसके लिए हम स्टाइल डिफाइन कर रहे हैं। जब भी आपने डिफाइन करना होगा आपको ब्लॉक बनाना है। अब हम बात कर रहे हैं एक अलग सिनेरियो में। अब हम किस सिनेरियो में बात कर रहे हैं कि हम स्टाइल शीट पे काम कर रहे हैं।
हम स्टाइल शीट के सिनेरियो में बात कर रहे हैं, अब HTML के सीन में बात नहीं कर रहे। HTML के सीन में जब मैं आपसे बात करूंगा तो मैं आपको बॉडी में जब लेकर जाऊंगा तो मैं आपके साथ HTML के हवाले से बात करूंगा, क्योंकि अभी इस वक्त हम एड सेक्शन में हैं तो हम किसके मुताबिक बात कर रहे हैं, स्टाइल के मुताबिक। सो जब आप स्टाइल डिफाइन करेंगे तो आपको ब्लॉक बनाने के लिए ये कर्ली ब्रैकेट्स लगानी पड़ेगी, ठीक है। आपने जब भी स्टाइल बनाना है तो आपके स्टाइल में कॉम्बिनेशन ऑफ स्टाइल्स होंगे ना, सो आपको एक ब्लॉक बनाना है। जैसे मैं कहता था कि HTML का ब्लॉक बनाना है, आपने टैग्स का ब्लॉक बनाते थे ना, स्टार्ट और एंड ऐसे ही बना रहे थे ना। HTML लिखा /HTML एंड हो गया, P लिखा /P लिखा एंड हो गया, वो भी एक ब्लॉक था। स्टाइल शीट का ब्लॉक कैसे बन जाए, कर्ली ब्रैकेट्स के साथ। क्लियर हो गया, स्टाइल शीट का ब्लॉक कैसे बन रहा है, स्टैंडर्ड बात हो गई है। जितने भी स्टाइल शीट्स बनाएंगे सबके ब्लॉक्स ऐसे ही बनाएंगे। जब भी ब्लॉक बनाना होगा तो क्या करोगे, कर्ली ब्रैकेट से। ओके, हाँ जी, ये एक स्टैंडर्ड बात हो गई है। अगली स्टैंडर्ड बात क्या है, प्रॉपर्टी यूज हो रही है। कलर प्रॉपर्टी है कि वैल्यू है, प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी है ना, डेफिनेशन जो हमने पढ़ी है उसके मुताबिक कलर प्रॉपर्टी है। सो हमने प्रॉपर्टी यूज की कलर। अब HTML में क्या यूज करते थे, कलर इक्वल टू डैट, ऐसे ही है ना, इक्वल टू यूज करते थे HTML में। स्टाइल शीट में आपने इक्वल टू यूज नहीं करना, बल्कि उसके लिए हमारे पास सेपरेटर कैरेक्टर क्या होगा, कॉलन। ये भी स्टैंडर्ड है, सारे के सारे स्टाइल में ऐसे ही चलेगा, यानी बीच में हमने कॉलन लगा दिया। अच्छा जी, उसके बाद ग्रीन वैल्यू आ गई। एक बात खत्म हो गई हमारी, मैं कह एक बात खत्म हो गई हमारी कि हमने एक प्रॉपर्टी सेट कर दी है। क्या प्रॉपर्टी सेट की है कि कलर को ग्रीन कर दो। अब यहाँ पर हमारी एक बात खत्म हुई है। स्टाइल के अंदर जब आपने अपनी बात को खत्म करना है तो आपको टर्मिनेशन कैरेक्टर भी यूज करना है, और सेमी कॉलन जो है वो टर्मिनेशन कैरेक्टर है। ये जो सेमी कॉलन है ये क्या है, टर्मिनेशन कैरेक्टर। ये आपको पूरा स्टैंडर्ड मैंने बता दिया उसका स्ट्रक्चर। CSS का स्ट्रक्चर क्या है, CSS का क्या स्ट्रक्चर है, ब्लॉक बना के लिखेंगे, कर्ली ब्रैकेट से ब्लॉक बना लेंगे, प्रॉपर्टी लिखेंगे, प्रॉपर्टी के बाद कॉलन लगाएंगे, कॉलन के बाद उसकी वैल्यू लगाएंगे, वैल्यू के बाद अपनी स्टेटमेंट को टर्मिनेट करने के लिए सेमी कॉलन लगाएंगे। इस तरह आपको 10 प्रॉपर्टीज लिखनी है, 50 प्रॉपर्टीज लिखनी है, इसी सीक्वेंस में आपने लिखते जाना है। ब्लॉक ने एंड उस वक्त होना है जब आपके एक स्टाइल ने एंड होना है। अभी एक स्टाइल चल रहा है ना हमारा, नीचे क्या आ गया, एंड स्टाइल, और नीचे आ जाए जरा। अब यहां पर क्या किया हुआ हमने, अब बॉडी में आ गया। यहां पर मैं ऐसे कहीं कुछ नहीं बता रहा, बता रहे हैं मुझे स्टाइल के मुताबिक कोई बात, यहां पर हम उसे कुछ नहीं कह रहे, बिल्कुल वही बात कर रहे हैं जो हमने पहले लेक्चर में की थी H1। पहले जब हम H1 करते थे तो अपना स्टैंडर्ड यूज करता था, लेकिन क्योंकि अब स्टाइल बन चुका हुआ है, हेड सेक्शन में ओवरराइड कर दिया है हमने उसकी फॉर्मेटिंग को। हमने H1 की फॉर्मेटिंग को ओवरराइड कर दिया स्टाइल बनाकर। ऐसे ही है ना, ये किया ना हमने। पहले वो अपनी फॉर्मेटिंग को यूज करता था, अब वो अपनी फॉर्मेटिंग को यूज नहीं कर रहा। इसकी आउटपुट देखें, नहीं कर रहा, जबकि नीचे वाला टैग कर रहा है, इसलिए कि उसके लिए मैंने ये डिफाइन नहीं किया। हाँ जी, किसी को कुछ कंफ्यूजन है इसमें तो बताएं मुझे। एक दफा आपकी पूरी वेबसाइट में ये वाला H1 का जो स्टाइल है, सपोज कर लेते हैं कि 50 दफा यूज हुआ है, 50 फॉर्मेटिंग करने की जरूरत तो नहीं रहेगी ना, एक ही हो गई सारी की सारी, वंस कर लिया हमने ये काम। हाँ जी, किसी और ने कुछ पूछना है? सर वो पहले ऊपर हेड में ये साइन इफेक्ट में मशीन भी लगाया है। ये अभी मैं ये अलग से बताता हूँ, बिल्कुल ठीक है, ये मैंने बताया, मैं आपको अभी बताता हूँ, लेकिन इसका भी इस स्टाइल से कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। ये मैं आपको बताता हूँ ये क्या चीज़, ठीक है, ये अलग से बताता हूँ। गुड। हाँ जी, किसी को कुछ पूछना है? हो गया स्टाइल? ये एसईओ में वहाँ नजर आएगा कि मैं एसईओ एक्सपर्ट हूँ, काम करता हूँ, तो मैं सबसे पहले वेब पेज खोल कर देखता हूँ कि इसमें कौन से स्टाइल्स लगाए हुए। मैं ये भी देखता हूँ कि कोई स्टाइल कन्फ्लिक्ट कर रहा है, कोई स्टाइल शीट ऐसी है जो इसने गलत लगाई है, मैं उसको रिकमेंड करता हूँ ये हटा लो, इसकी जगह पर ये लगाओ। ये हम एसईओ में जाकर देखेंगे,
ये एसईओ में जाकर देखेंगे कि ये स्टाइल शीट के साथ हम क्या करते हैं। अभी हमने उसको स्टाइल शीट का सिर्फ ये कहना है कि भाई ये क्या किया तुमने, पूरी अपनी HTML फाइल स्टाइल शीट से भर ली है। और ये वेब डेवलपर को बड़ा समझाना पड़ता है, ऐसे नहीं समझ में आ जाता। वो समझता है शायद आप इतराज कर रहे हैं, उसको फिर ऑनलाइन टूल की मदद से दिखाना पड़ता है कि भाई ये आपकी वेबसाइट है, ये बता रही है वेबसाइट कि ये आपके कोड की वजह से आपकी वेबसाइट स्लो हो रही है। अब मैं किसी से कहूँ ना कि यार तुम्हारी वेबसाइट स्लो चलती है, तो आप खुद अपने कंप्यूटर पे चलाओगे, टिक 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 चलाई, चलाकर देखिए, आपने कहा कहाँ स्लो चलती है, चल गई है। इट इज़ नॉट स्लो, ये स्लो का स्टैंडर्ड नहीं है। स्लो का स्टैंडर्ड ये नहीं है, स्लो का स्टैंडर्ड ये है कि जो स्टैंडर्ड्स गूगल बता रहा है, उसने टूल बनाया हुआ है वेबसाइट को चेक करने का। वो आपको बताएगा कि आपके वेबसाइट को कितनी सेकंड्स में लोड होना है। अगर उससे सेकंड ज़्यादा लग रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हम मेडिकल रिपोर्ट लेते हैं ना किसी से, डॉक्टर से जाकर, उसने लिखा होता है कि भाई ये वैल्यूज़ हैं आपकी, ठीक है, ये वाली नॉर्मल वैल्यूज़ हैं, ये एक्सीडेड वैल्यू है। आपकी वैल्यू उसने लिखी होती है, फिर आप ऊपर वाली वैल्यू से मैच करते हो कि भाई स्टैंडर्ड वैल्यू से आगे चले गए कि पीछे आ गए हम लोग। सेम इसी तरह इसने भी कुछ स्टैंडर्ड बनाए हुए, जो हम एसईओ जब पढ़ेंगे तो हम उसके स्टैंडर्ड्स को देखेंगे और फिर अपनी वेबसाइट को भी कंपेयर करेंगे, ठीक है। एक एसईओ का एक्सपर्ट का काम सिर्फ ये है कि वो बताएगा, ठीक है, इम्प्लीमेंट नहीं करवा सकता वो। जिस बंदे की वेबसाइट है हम उसको बताएंगे कि भाई इसको ठीक करवा लो, क्योंकि लाजमी बात है वो डेवलपर पे आ जाएगा। हाँ ये हो सकता है कि मैंने अपने डेवलपर से साइट बनाई हो, फिर मैं अपने डेवलपर से कहूँगा कि भाई ये करो, ये क्या हो गया, इतनी स्लो वेबसाइट क्यों चला रहे हो। अभी तक क्लाइंट को पता नहीं है, अगर उसको स्कूल का पता लग गया ना, ठीक है ना, तो उसने तुम्हारी खैर नहीं है, उसको पता लग गया। इसी सारी चीज़ों का क्लाइंट्स को तो कम पता होता है, ये तो सिर्फ हाई लोगों को पता होगा जो इस पर काम करने लगे हुए हैं, ठीक है। अच्छा जी आगे आ जाते हैं वापस। हाँ जी ये मैं अभी बता, ये एक्सप्लेन करने लगा, इसकी बात कर रहे हो। साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, हाँ स्पेस काफी सर लोगों की बात कर रहे हैं, लोगों जो आप हाँ हाँ स्पेस देना लाजमी है, ऐसी रखनी स्पेस कहाँ है मुझे नहीं समझ आ रही। पेज नंबर की बात नीचे हाँ ये इसलिए लगाई है कि ज़रा अलहदा से चीज़ें पढ़ी जा रही हैं, शेर व शायरी हो गई है ना, ऐसे शेर लिखते हैं ना, पढ़ने में ज़रा मज़ा आता है देख के शेर पढ़कर। इसका फ़ायदा ये कि ये हो गया अलहदा और ये हो गया अलहदा, पता लग गया कि इसके साथ है भाई, ऐसे ही है ना। अच्छा किसी ने ये पूछा था ये क्या चीज़ है, इसका भी मैं आपको बता दूँ ये क्या है। आपको ये पूरे पेज में कहीं नज़र आ रहा है? नहीं सर, नहीं नज़र आ रहा। सो ये जो डेवलपर है ना उसने अपने लिए लगाया, कमेंट के लिए लगाया कि भाई मुझे भी पता लगे मैंने क्या काम किया हुआ है। वेबसाइट मैंने 500 सफ़ों की वेबसाइट बना दी है, कहाँ कहाँ पर मैंने क्या किया हुआ है अपने लिए। जैसे आप अपने लिए एक फाइल बनाओ, वो एक स्टिकर सा लेके उसके साथ चिपका देते हो और उसके ऊपर नोट लिख के रख देते हो। सो ये इसका नोट है अपने लिए, ये नोट लिखने का तरीका है। इसका वेबसाइट पे इफेक्ट उधर जा ही नहीं बात, वेबसाइट के लिए कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ वेबसाइट कोड रीड करने वाले के लिए है, ठीक है। इसका फायदा ये होगा कि अगर आपने इस तरह के 50 ब्लॉक्स बनाए होंगे तो आप हर ब्लॉक को डिफाइन कर दोगे। यानी कि हमने इसको यहाँ डिफाइन कितना सिंपल सा कर दिया कि स्टाइल ऑफ H1 सिलेक्टर। हमने कहा कि भाई जो हमने H1 का स्टाइल डिफाइन किया ना उसका फॉर्मेट है ये नीचे जो तुम्हें नज़र आ रहा है। इसी तरह जब मेरा स्टाइल दूसरा शुरू होगा तो मैं उसका कोई और नाम रख लूँगा, और जिस प्रोफेशनल ने की होगी और आपने किसी की वेबसाइट उठाई होगी, आपके लिए कितना आसान हो जाएगा चीज़ों को चेंज करना। समझ आ रही होगी ना कि कहाँ पर क्या पड़ा हुआ है। इससे फाइंड भी कर सकते हैं कंट्रोल एफ करके स्टाइल ऑफ अगर उसने लिखा होगा तो जरूरी तो नहीं है प्रोग्राम में लिखे, ठीक है। हाँ जी ये आउटपुट में मिड पे सेंटर में कैसे आ रहा है आप लोग बताएं, कौन बताएगा। लाइन सेक्टर किया हुआ अलाइन सेंटर किया हुआ है, ठीक है। इसके साथ हमने प्रॉपर्टी यूज की हुई है सेंटर अलाइनमेंट वाली, इस वजह से आ रहा है। अगर मैं इसको हटा दूंगा तो फिर ये बिल्कुल लेफ्ट पर चला जाएगा। अच्छा एक काम और कर लेते हैं, जरा इसकी आउटपुट देखें। क्लियर हो गया जी यहाँ तक, ये पहली फाइल समझ में आ गई है। जी वीक सॉल्यूशंस डिजाइनिंग डिजिटल मार्केटिंग कहाँ पे शो हो रहा है, HTML पे कहाँ लिखा हुआ है। गुड क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। हाँ जी देखें ये डिफाइन नहीं किया हुआ हमने, ये तो टैग यूज किया हुआ है। ये तो HTML का वैसा ही टैग है जैसा पहले लेक्चर में यूज किया था। बात सिर्फ यह है कि इस टैग को डिफाइन ऊपर कर दिया। हमने कहा इस टैग का फॉर्मेट किया होगा, टैग से उसका कोई ताल्लुक नहीं है, टैग से उसका कुछ लेना देना नहीं है। स्टाइल बॉडी में नहीं बनेगा, स्टाइल बॉडी में इस्तेमाल होगा, ठीक है ना। स्टाइल बॉडी में बनेगा नहीं बल्कि बॉडी में
इस्तेमाल होगा, ठीक है। यानी हमने ये जो हेड का जो टैग है इसको हमने सॉरी H1 का जो टैग है इसको हमने हेड में नहीं लिखना, ऐसे ही है ना, नहीं लिखा ना मैंने हेड में। H1 का टैग कहाँ लिखा हुआ है? लिखा हुआ है। अच्छा चलो ठीक है, नहीं हेड में लिखा नहीं हुआ, मैं इतनी देर से एक ही बात कर रहा हूँ, हेड में डिफाइन किया हुआ है। मैं कह रहा हूँ हेड में डिफाइन किया है, हेड में डिक्लेयर किया है, हेड में नहीं लिखा। लिखा कहाँ पर है? जहाँ पर मैंने मार्कअप H1 लिखा हुआ है, लेस देन और ग्रेटर देन H1 है ना, वो इस्तेमाल हो रहा है, इस्तेमाल वो उस जगह पे हो रहा है। चले हाँ जी, मेल सेक्शन से कोई बंदा सबको क्लियर है? चले अब जरा थोड़ा सा फिर मैं एक क्वेश्चन कर लेता हूँ, हाँ इसी फाइल को लेकर। हाँ क्रिएटिविटी देखते हैं, क्रिएटिव माइंड्स कितने हैं, क्रिएटिव माइंड्स कितने हैं जरा देखते हैं इसको। इसमें हमने एक चेंज करना है, मैं ये चाह रहा हूँ जो नीचे हमने लिखा हुआ है ना, स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ हेडिंग स्टाइल 2 लिखा हुआ है, मैं चाहता हूँ इसके ऊपर भी स्टाइल अप्लाई कर दें और वही वाला स्टाइल अप्लाई कर दें। जरा सोच के जवाब देना, इतना आसान नहीं है कि मेरा बात खत्म होने से पहले हाथ दे दो, तो थोड़ा सा सोच के देना, थोड़ा सा सोच के देना। हाँ जी आप बताएं। यानी कि सिंपल सी बात जो आप लोग मुझे लग रहा है कहना चाह रहे हैं कि इस सारे को कॉपी करें और वहाँ पर H2 कर दें। गुड। हाँ जी, और कोई बंदा और कोई क्रिएटिव माइंड होगा तो ऐसे ही, लेकिन क्या कोई इससे बेहतर साइंस हो सकती है ये काम करने की? उसी के साथ कॉमा डाल के उसके लिए Good. इसके साथ एक कॉमा लगाएं, कुछ अपने पैसे बचाएं थोड़े से, ठीक है। लाइनों के जो खरीदनी पड़ेंगी हमें मजीद लाइनें, यहाँ पर एक कॉमा लगाएं और यहाँ पर H2 कर दें, तो क्या होगा? दोनों का भी एक ही स्टाइल आ जाएगा। ये सिर्फ उस सूरत में करेंगे जब हमारा स्टाइल लेकिन कलर यूनिक ना हो। कलर आपको उसके बाद सेकंड हेडिंग में ब्लैक है, यही कह रहा हूँ ना, मैंने अभी यही कहा था। मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था कि भाई यही वाला स्टाइल उसमें भी लगाना है, यही कहा था ना। फिर हम इसी नतीजे पे पहुंचे थे कि इसे कॉपी कर लेते हैं। तो मैंने कहा कॉपी तो हम तब करेंगे जब हमें कुछ और करना होगा। जब हमने सेम वही करना है तो यानी हमें एक नई बात का पता लग गया। क्या पता लगा? ठीक है, जब हमने एक ही स्टाइल एक से ज्यादा टैग्स पे इस्तेमाल करना होगा तो हमें अलग अलग डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, बल्कि उसी के साथ उसको कॉमा कर देंगे। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। सारी प्रॉपर्टीज उसकी वही हो गई जो उसकी प्रॉपर्टीज है। सिंपल है, वो भी वही डिफाइन है ना। डेफिनेशन तो एक ही है, डेफिनेशन तो एक ही है। अभी हम एक CSS का स्टाइल पढ़ रहे हैं, अभी और 2-3 स्टाइल मेथड्स और भी हैं। अब इसके लिए हमारे जहन में एक क्वेश्चन और भी आता है कि भाई मेरे पूरे पेज के ऊपर 15 दफा H1 लगा हुआ है और मैं ये चाहता हूँ कि मेरा जो पहला हेडिंग का स्टाइल है वो ग्रीन हो, जो दूसरा हेडिंग का स्टाइल है वो रेड हो, जो उससे आगे वाला है वो ब्लू हो, एक सेंटर लाइन है तो एक लेफ्ट हो। बहुत सारी प्रॉपर्टीज हो सकती है ना, लेकिन सारे इस तरह करके तो नहीं होगा। यहाँ तो आपने फिक्स कर दिया ना H1 को, कुछ भी हो जाए फ्रीज हो गया ये तो। इसका हल दूसरा होगा। ठीक है, उसके लिए आपको अगली किस्त का इंतजार करना पड़ेगा। ठीक है, अभी अगली किस्त नहीं है। चले आ जाए वापस। इसमें मेरे साथ कल हुआ था, एक कैरेक्टर अगर एक्स्ट्रा जैसे ऐड होता है, H2 आपने ऐड किया तो सारा डिफरेंट हो गया, तो ये फाइंड करना मुश्किल हो जाता है। ये कैसे होगा? स्किल होनी चाहिए आप में फाइंड करने का। ये तरीका ये नहीं कर सकते जो मतलब जादू कर तो ना, जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी आपको फाइंड होता जाएगा। देखिए ना, आपको मुझे पता है ना क्या एरर करेगा। ठीक है, मुझे कोई स्टूडेंट भेजता है कि ये हो रहा है तो मुझे पता लग जाता है कि ये नहीं लगा या ये नहीं लगा। ऐसे ही है ना, कैसे लगता है पता करके पता लगा ना, किया हुआ है तो मुझे पता है ना कि भाई ये कर सकते हो। 10 मिस्टेक्स का आपको पता लग गया। कंट्रोल ये है कि उसको एरर को फाइंड करने के लिए, एरर को फाइंड करने के लिए HTML में कुछ नहीं है, इसलिए कि HTML एरर ही नहीं कहता उसको। ठीक है, अगर HTML एरर कहेगा तो एरर फाइंड करोगे ना, स्क्रिप्टिंग में जाओगे तो एरर्स होंगे। HTML के लिए वो एरर्स नहीं है। ठीक है, सो आपको उसको मैनुअली फाइंड करना है उसको। ठीक है, अच्छा जी आगे आए जरा नीचे। बॉडी सेक्शन
नीचे ज़्यादा स्टार्ट करते हैं बॉडी सेक्शन, वो हेड सेक्शन से क्लोज। हाँ इधर ही है, मैं नीचे ही ला हो गया ना, वो तो सारा हमने कर लिया ना। बॉडी हेड। ये चीज़ हाँ सर, ये बॉडी से स्लिप हाँ, ये तो यूज़ किया है ना हमने, इसमें तो कोई इशू नहीं है। जी सर। ये तो सब कुछ सिंपली हमने इस्तेमाल किया हुआ है। ये सब वो एक्सप्लेन हुआ है, ये जो आप उधर आउटपुट देख रहे हो, जो मैं भी एक्सप्लेन कर रहा था उधर से दिखा कर आपको, ये वही चीज़ लिखी है। नीचे जाना है मैंने, जो कुछ नया बताने के लिए आपको नीचे आना है जी। कोड फॉर स्पेस, जैसे स्पेस बार से स्पेस देते हैं ना, कीबोर्ड से स्पेस बार से जो आप स्पेस दे रहे हो, एक लाइन ब्रेक की वो अलग बात है। लाइन ब्रेक का क्या मतलब है? लाइन फीड नीचे की तरफ तो गैप ले रहे हो। अब मैं ये कह रहा हूँ नीचे की तरफ गैप नहीं लेना, बल्कि लेफ्ट टू राइट जब मैं टाइपिंग करने लगा हूँ तो वहाँ पर मुझे स्पेस दे के कुछ लिखना है। स्पेस देने के लिए सिंगल कैरेक्टर की जब हम स्पेस देते हैं तो उसके लिए मैं देखें यहाँ पर दो कोड यूज़ किए हुए हैं। एक का क्या नाम है? NBSP, ये CSS नहीं है, ओके, ये HTML ही है, ये ध्यान में रखें, ठीक है। इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ CSS कि इसको हम CSS में जाके कर सकते हैं, वैसे नहीं कर सकते कि हमने क्योंकि CSS यूज कर रहे हैं तो इस वजह से शायद हो रहा है। इट इज नॉट CSS, ठीक है। सो एट द रेट ऑफ NBSP, नॉन ब्रेकेबल स्पेस, ठीक है, एक स्पेस दे रहे हैं, नॉन ब्रेकिंग स्पेस दे रहे हैं। एक तरीका ये है, क्या तरीका है? एंड का निशान लगा रहे हैं NBSP और आगे क्या लगा रहे हैं? सेमीकोलन लगा रहे हैं। एक मेथड ये हो गया एक स्पेस देने का। दूसरा मेथड है, आपको जो भी लगता हो कि आपके लिए कंफर्टेबल मेथड है आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ये दोनों तरीकों से आप स्पेसेस दे सकते हो। सही कोर्स बता रही है। हाँ कोर्स बता नहीं, डिजिटल है 160 बस, डिजिट लिखा है, ठीक है। HTML के अंदर कोडिंग की हाँ हाँ कोड ही है। 160 का उसकी वो साइज बता रहा है, वैसे ही नहीं नहीं, सिंबल आप कैरेक्टर है जैसे वो NBSP लिखा है उसी तरह 160, ठीक है। हाँ जी, क्लियर हो गई। मैनुअल स्पेस यानी अगर आप कुछ फासले पर लिखना चाहते होंगे तो कैसे लिखना है? अगर नीचे लेकर आना है तो कैसे लिखेंगे? BR से लिखेंगे। और अगर लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में थोड़ा सा गैप दे के कुछ लिखना चाह रहे हैं तो कैसे लिखेंगे? NBSP से या 160 लिख के आप ये कर सकते हो। अच्छा वापस आए जरा इस पे क्लिक करते हैं, जरा देखते हैं क्या है। हाँ जी, आ गई लिस्ट, वैल्यूज आ गई, प्रॉपर्टीज आ गई, कितनी सारी प्रॉपर्टीज आ गई, ठीक है। सो जो इनको करना चाह रहा है वो इनको देख सकता है। और ये एक सिंबल सा बना हुआ है, ठीक है, ये बता रहा है कि भाई ये CSS का जो नया वर्जन है, न्यूएस्ट वर्जन है, ये वाले जो प्रॉपर्टीज हैं ये नए वर्जन की प्रॉपर्टीज हैं, पुराने वर्जन की प्रॉपर्टीज नहीं, ठीक है। ये साथ साथ यहाँ पर आपको ये भी बता रहा है। इसको अब आप लोगों ने खुद एक्सपोज करना है, इसका मैं बस इससे ज़्यादा नहीं बताऊंगा। आ जाते हैं वापस CSS1, ठीक हो गया। कलर्स, कलर्स देने का तरीका जरा, ये कलर्स की एक फाइल है, पहले इसको खोल कर देख लेते हैं। असाइनमेंट बहुत सारी इकट्ठी हुई हुई हैं जो मैंने अभी तक देखी नहीं है ना, मैंने आप लोगों की वीडियो प्रेजेंटेशन देखी अभी, वो भी देखी है मैंने। इसके अलावा जो कोडिंग वाली हैं वो भी देखनी है, और जो मैं आज टास्क अभी देने वाला हूँ वो भी देखनी। और आज मुझे उम्मीद है कि आज आप लोगों के 6 बज जाएंगे, क्योंकि काम काफ़ी ज़्यादा है जो आज आपने करके जाना है। इसे ज़रा खुल जाने दें, देखें इसमें क्या आ रहा है। हाँ जी, ये एक फाइल है, ये फाइल भी आपको मिल जाएगी, जो बनी हुई फाइल है ये आपको मिल जाएंगी सारी फाइलें, ठीक है। जी, कलर कोड पिकर, और वहां तो जाकर मैंने क्या लिखा था? रेड ग्रीन ब्लू ही लिखा था ना स्टैंडर्ड। लेकिन हमारी वेबसाइट के ऊपर तो बहुत सारे कलर्स हैं, कोरल ड्रा में जाएं, एडोब फोटोशॉप में जाएं, कितने सारे कलर्स आ जाते हैं, ठीक है। सो ये कलर्स बनाने के लिए आप इस फाइल में आएंगे, ये कलर आपको बनाकर देगा। देख रहे हैं क्या हो रहा है?
वेबसाइट है। जी वेबसाइट पे क्या हुआ है, कलर से बना रहे हैं, ठीक है। ये लिंक आपको मिल जाएगा। ये कलर है हैश के साथ, ये हैश के साथ आगे कोड लिखा हुआ नजर आ रहा है, ये हैश लगा हुआ है, आगे ये कोड लिखा हुआ है। एक काम करते हैं, इसे कॉपी करते हैं, जी यहां से इसे कॉपी करते हैं और वापस अपनी कोई HTML की फाइल खोलते हैं, इसी को खोल लेते हैं। इसमें कलर दिया था ना हमने, बिल्कुल स्टाइल में कलर दिया था ग्रीन। इंटरनेशनल नेट का जो भी, नेट के ऊपर जो चीजें हम कर रहे हैं सब ग्लोबल हैं। नेट के ऊपर जो भी कर रहे हैं, आपकी वेबसाइट जहां मर्जी खुले, हाँ आप अलबत्ता अगर कोरल ड्रा के कलर यूज करेंगे प्रिंटिंग वाले कलर्स, तो वो वेब पे जाकर चेंज हो जाएंगे। अगर आप फोटोशॉप के प्रिंटिंग वाले कलर्स यूज करेंगे तो वो वेब पे जाके चेंज हो जाएंगे। वहां पर सब वेब के कलर्स होते हैं, आपने वहां से वेब वाले कलर यूज करने हैं, वो चेंज नहीं होंगे, ठीक है जी। किधर है हमारी फाइल? CSS1 थी ना पहली, ये चेंज हुआ कलर में। वो बाई चांस वो कलर हमने पिक किया था जो ऑलरेडी इस तरह का था, वो लाइट था, ये क्या हो गया, डार्क हो गया, ठीक है। आई होप समझ में आ गई होगी कलर्स के साथ आपने कैसे प्ले करना है। यानी आप कोई साइट बना रहे हो, उसमें मल्टीपल कलर CSS की मदद से ऐड करने हैं, सो ये वाली लिंक पे जाएं, ये यहाँ से कलर बनाना आसान हो जाएगा, कुछ जुबानी याद करने की जरूरत नहीं है। यहीं से कलर ले लें, रेड का कोई शेड लेना है, ब्लू का कोई शेड लेना है, जिस कलर का भी शेड लेना होगा यहाँ से आप ले सकते हैं। अच्छा जी, आ जाते हैं अगली एग्जाम्पल पे। CSS2 नहीं, अब एक ब्रेक लेने के बाद मैंने काम करवाना है। अगर आपको लग रहा है कि काफ़ी है तो मैंने स्टॉप कर लिया। बाद में चलो ठीक है, यहीं पे स्टॉप ले रहे हैं, लेकिन मैंने जाने किसी को नहीं देना। हाँ, ये कोई गलत फहमी में ना किसी ने जाना है। पानी पीने के लिए तो जा रहा है, तो अगर घर चलेगा मैं ले आऊँगा, ठीक है, वापस ले आऊँगा। मुझे पता लेके ना, गाड़ी मेरे पास है, गाड़ी पे आऊँगा आपको। इसे बंद करें रिकॉर्डिंग को पहले, ये ना हो हमारा कल का प्रोग्राम रिकॉर्ड हो जाए, ठीक है।